नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी कहानी में चलते हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो पहले विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, लेकिन फिर सिर्फ 20 साल के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बनने के लिए तैयार हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर ये हुआ कैसे? एक देश जो पहले विश्व युद्ध में हार चुका था, जिसके ऊपर भारी भरकम कर्ज था, वो सिर्फ 2 दशकों में एक और विश्व युद्ध छेड़ने के लिए तैयार कैसे हो गया? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के समय से। ये एक ऐसे जर्मनी की कहानी है जो सिर्फ जंग नहीं हारा था, बल्कि अपनी उम्मीद, अपना आत्मसम्मान सब कुछ हार चुका था। देखिए, 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तो जीतने वाले देशों ने जर्मनी पर बहुत भारी जुर्माना लगाया। इसे वॉर रेपरेशंस यानी युद्ध का हर्जाना कहा गया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये एक तरह से राष्ट्रीय अपमान था। मतलब ये रकम इतनी ज्यादा थी कि जर्मनी की आने वाली कई पीढ़ियों को इसे चुकाना पड़ता। ये एक ऐसा बोझ था जिसे उठाना लगभग नामुमकिन था। अब इस भारी भरकम कर्ज से निपटने के लिए जर्मनी की जो नई सरकार थी, वाइमर रिपब्लिक, उसने एक बहुत ही कह सकते हैं कि खतरनाक रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा, अरे भाई पैसे कमा नहीं सकते तो क्या हुआ, छाप तो सकते हैं ना। बस उन्होंने नोट छापने वाली मशीनें दिन रात चलानी शुरू कर दी। अब इसका जो नतीजा निकला वो होश उड़ा देने वाला था। पैसे की वैल्यू इतनी तेजी से गिरी कि वो कागज के टुकड़ों जैसा हो गया। आप सोचकर देखिए, 1923 तक हालत ये हो गई थी कि एक अमेरिकी डॉलर के बदले 4.2 ट्रिलियन यानी 42 खरब जर्मन मार्क्स देने पड़ते थे। लोग अपनी सैलरी लेने के लिए ठेला गाड़ी लेकर जाते थे। सुबह जो ब्रेड एक कीमत की थी, शाम होते होते उसकी कीमत दुगनी हो जाती थी। लोगों की जिंदगी भर की कमाई रातों रात जीरो हो गई। अब जब जर्मनी की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी थी, तब उम्मीद की एक किरण दिखी, लेकिन वो भी एक धोखे जैसी थी। अमेरिका एक प्लान लेकर आया जिसे डॉस प्लान कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह का लोन था। अमेरिका ने जर्मनी को पैसा उधार दिया ताकि वो अपनी इकोनॉमी को थोड़ा संभाल सके और फ्रांस और ब्रिटेन को उनका हर्जाना चुका पाए। कुछ वक्त के लिए तो लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। तो इस टाइमलाइन को देखिए, 1924 के बाद कुछ साल सब ठीक ठाक सा लगा, पर ये ना तूफान से पहले वाली शांति थी। जर्मनी की इकोनॉमी एक ऐसे घर की तरह हो गई थी जो किसी और के सहारे पे टिका हो, और वो सहारा कभी भी हट सकता था। और वही हुआ। 1929 में अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी आ गई। वहां का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब क्योंकि जर्मनी की पूरी रिकवरी अमेरिकी कर्ज पर ही चल रही थी, तो इसका सीधा असर समंदर पार जर्मनी पर पड़ा। अमेरिकी बैंकों ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर दिया और जर्मनी को जो लाइफलाइन मिली थी वो अचानक कट गई। और नतीजा बहुत भयानक था। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, लोगों की नौकरियां जाने लगीं। सोचिए, 1932 आते आते जर्मनी में हर 3 में से 1 इंसान के पास कोई काम नहीं था। 30% बेरोजगारी, गलियों में भूखे हताश लोगों की भीड़ थी। देश एक बार फिर से अंधेरे में डूब गया था। और देखिए, जब लोग इतने हताश हो जाते हैं ना, तो वो अक्सर ऐसे लोगों की तरफ देखने लगते हैं जो बड़े बड़े और आसान से लगने वाले वादे करते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। ये एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची बात है कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वो अपनी मुसीबतों का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ना चाहता है। और इसी माहौल का फायदा उठाने के लिए एक शख्स सामने आया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने लोगों को 2 सीधे साधे दुश्मन दिए। पहला, देश के वो नेता जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में हार मान ली थी, जिन्हें उसने नवंबर के अपराधी का नाम दिया। और दूसरा, यहूदी लोग, जिन्हें उसने जर्मनी की हर एक मुश्किल के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। उसने लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी को इन दुश्मनों से छुटकारा दिलाएगा और फिर से एक महान देश बनाएगा। तो 1933 में सत्ता में आते ही हिटलर ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने एक 3 स्टेप वाला प्लान सामने रखा, जिसका मकसद तो जर्मनी की इकोनॉमी को पटरी पर लाना और बेरोजगारी खत्म करना बताया गया। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। पहला कदम था पब्लिक वर्क्स, मतलब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स।
नाजी प्रोपेगेंडा ने इसे ऐसे दिखाया जैसे लाखों लोगों को शानदार नौकरियां मिल रही हैं, जर्मनी के मशहूर ऑटोबान यानी हाईवेज बन रहे हैं। पर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने के हालात बहुत खराब थे, मजदूरी बस नाम की थी और बहुत से लोगों से तो जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। अब आता है दूसरा और सबसे अहम हिस्सा, रीआर्मामेंट यानी फिर से हथियार बनाना। ये वर्साई की संधि का सरेआम उल्लंघन था, जिसने जर्मनी की सेना पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी। लेकिन हिटलर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने धड़ल्ले से टैंक, लड़ाकू जहाज और पनडुब्बियां बनवानी शुरू कर दी। इससे फैक्ट्रियों में नौकरियां तो पैदा हुईं, लेकिन असली मकसद युद्ध की तैयारी करना था। और तीसरा कदम था सेना में भर्ती को अनिवार्य कर देना। 1935 से 18 से 25 साल के हर नौजवान के लिए आर्मी में जाना जरूरी कर दिया गया। ये एक बहुत ही शातिर चाल थी। एक झटके में बेरोजगारी के आंकड़े कागजों पर कम हो गए, क्योंकि सारे नौजवान तो अब आर्मी में थे और साथ ही हिटलर को अपनी विशाल सेना भी मिल गई। तो बाहर से देखने वालों को लग रहा था कि हिटलर ने कोई जादू कर दिया है, एक आर्थिक चमत्कार, बेरोजगारी खत्म, फैक्ट्रियां चालू। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही अंधेरा और घिनौना सच छुपा हुआ था। ये टेबल नाजी वादों और असलियत के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ वादा था सबको रोजगार देने का, तो दूसरी तरफ हकीकत थी खराब हालात और बहुत कम मजदूरी। वादा था देश में एकता का और हकीकत थी गेस्टापो यानी खुफिया पुलिस का खौफ, जो किसी को भी उठा ले जाती थी। और एक मजबूत जर्मनी का वादा असल में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म की कीमत पर पूरा किया जा रहा था। और इस तथाकथित सुधार का जो सबसे काला सच था, वो था यहूदी लोगों पर सिस्टमैटिक तरीके से किया गया जुल्म। 1945 में न्यूरेनबर्ग कानून लाए गए, जिसने यहूदियों से उनकी नागरिकता, उनके अधिकार सब कुछ छीन लिया। उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके बिजनेस बंद करवा दिए गए और उन्हें समाज से बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया। और आखिर में सबसे चौंकाने वाली और डरावनी सच्चाई, ये जो पूरा आर्थिक चमत्कार था ना, ये एक बहुत बड़े धोखे पर, एक बहुत बड़े कर्ज पर टिका हुआ था। तो सवाल ये है कि हिटलर इस कर्ज को चुकाने की क्या सोच रहा था? उसका प्लान था युद्ध। उसकी पूरी योजना ही ये थी कि वो पड़ोसी देशों पर हमला करेगा, उन्हें जीतेगा, उनके संसाधन लूटेगा और उसी से जर्मनी का खर्चा चलाएगा। जर्मनी की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी और गंभीर चेतावनी देती है। ये दिखाती है कि कैसे आर्थिक तंगी और निराशा लोगों को खतरनाक विचारों और कट्टरपंथ की तरफ धकेल सकती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोग हताश होते हैं तो वो कितनी आसानी से ऐसे नेताओं के झांसे में आ सकते हैं जो आसान समाधान और नफरत का रास्ता दिखाते हैं। ये एक ऐसा सबक है जिसे आज की दुनिया में हमें कभी नहीं भूलना चाहिए।